धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़-फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना है। 3 अक्टूबर 1977 दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में भगदड़ मची हुई थी। केंद्र में तनाव का माहौल था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में मौजूद थे, जहां से सीबीआई के डायरेक्टर को फोन घुमाया जाता है। सच क्या है? डायरेक्टर जवाब देते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन लोकल पुलिस को कुछ वक्त और चाहिए। सामने से आवाज आती है, कानून के दायरे में रहकर गिरफ्तारी करना, उन्हें हथकड़ी बिल्कुल मत लगाना और कोर्ट बंद होने के बाद शाम को जाना। लेकिन आखिर किसकी गिरफ्तारी होने वाली थी? क्या सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा तूफान आने वाला था? क्या भारत की सबसे ताकतवर नेता अब कानून के शिकंजे में फंसने वाली थी? सवाल कई थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसकी काली छाया ने लोकतंत्र की नींव तक को हिला दिया था और केंद्र सरकार में बैठे हर बड़े नेताओं को कई महीनों तक काल कोठरी में बंद करवा दिया था। उसी इमरजेंसी का हिसाब मांगा जा रहा था, सीधे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। वह इंदिरा गांधी जिनके नाम मात्र से एक समय पर भारत के बड़े बड़े राजनेता थर थर कांपते थे, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को एक बार नहीं बल्कि कई बार घुटनों पर ला दिया था, जिनके बिना भारतीय राजनीति की कहानी बिल्कुल अधूरी है। आज वही इंदिरा गांधी गिरफ्तार होने जा रही थी। लेकिन क्यों? आखिर उन पर कौन सा इल्जाम लगाया गया था और कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी इस गिरफ्तारी को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक बार फिर राजनीति में वापसी कर ली? और 15 अगस्त के भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत और यहाँ के लोगों की एकता को लेकर क्या कहा था, जानेंगे इंदिरा गांधी से जुड़े अनकहे अनसुने किस्से कहानियों के इस एपिसोड में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। राजनीति का वो काला अध्याय है जिसकी आलोचना आज भी की जाती है। 25 जून 1975 के दिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, तब पूरा देश स्तब्ध हो चुका था। ये वो दौर था जब जनता ने सचमुच अपनी आजादी खो दी थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के जमकर नारे लगाए और प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सत्ता में दोबारा वापसी हुई थी। ये वही दौर था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1971 में आम चुनाव से। इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों से पुकारा जाने लगा था, मगर कुछ ही समय बाद स्थितियां बदल गईं। सरकार के सामने विपक्ष की मांगे बढ़ती जा रही थी और विदेशी राजनीति में भी भारत की पकड़ छूट रही थी, जिससे इंदिरा गांधी काफी परेशान थी और उन्होंने 25 जून 1975 के दिन एक ऐसा फैसला किया जो भारत के लिए किसी भी शॉक ट्रीटमेंट से कम नहीं था। ये था देश में आपातकाल लागू करने का फैसला। 21 महीने तक चली इस इमरजेंसी में लाखों लोगों पर सरकार का कहर बरसा, हजारों लोगों के घर तोड़े गए, 62 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई और विपक्ष
रायबरेली से चुनाव हार गई, वहीं उनकी कांग्रेस ने भी सत्ता गंवा दी और पहली बार देश को गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार का गठन कर उनका प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 352 से घटकर 153 आ गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे 5 राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी ने राजनीति का मोह त्याग दिया, लेकिन उन्हें सत्ता में वापस लाने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मगर कैसे, चलिए जानते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनते ही ज्यादातर नेता चाहते थे कि जैसे उन्होंने इमरजेंसी में महीनों का वक्त जेल में गुजारा, इंदिरा गांधी भी जेल में जाकर उस माहौल का एहसास करें। लेकिन उन्हें सलाखों के पीछे भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ कई केस लगाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूत केस था वो था जीप स्कैम। दरअसल रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी की रैली के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी, जिनकी कीमत उस वक्त के हिसाब से 40 लाख रुपए थी। और हेल्थ मिनिस्टर राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ये जीपें कांग्रेस के पैसे से नहीं बल्कि सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट के पैसे से खरीदी। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तीनों इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के पक्ष में थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस गिरफ्तारी में एक भी गलती नहीं चाहते थे। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने गिरफ्तारी के लिए खुद कई पुलिस अफसरों की फाइल्स देखी और सीबीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनके सिंह को चुना और उन्हें आदेश दिया कि यह गिरफ्तारी 3 अक्टूबर की शाम को होनी चाहिए, ताकि इंदिरा गांधी कम से कम एक रात सलाखों के पीछे गुजारे, क्योंकि अगर दिन को गिरफ्तारी होती तो इंदिरा गांधी के वकील उन्हें जमानत दिलवा ही देते और गिरफ्तारी के वक्त तक इसे टॉप सीक्रेट रखने के लिए भी कहा गया। अब शुरुआत वाली कहानी पर वापस आते हैं। तो 3 अक्टूबर की शाम 4:45 पर सीबीआई इंदिरा गांधी के घर पहुंच जाती है। उस वक्त संजय और मेनका बैडमिंटन खेल रहे थे। संजय ने उनसे पूछा क्या काम है, तब एनके सिंह ने कहा हम भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट की धारा 52 के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी को हिरासत में लेने आए। यहाँ ये लोग घर की वेटिंग एरिया में पहुंचे। वहाँ संजय भागते हुए बाहर गए, जहाँ अपने वकीलों की फौज बुलाने। एनके सिंह से कहा गया कि इंदिरा गांधी मीटिंग्स में बिजी हैं, आप इंतजार कीजिए। और वो करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक इंदिरा गांधी से मिलने के लिए इंतजार ही करते रहते हैं। ज्यादा समय हो जाने के बाद एनके सिंह भड़कना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर 15 मिनट के भीतर इंदिरा गांधी से मिलने नहीं दिया जाता है तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके बाद पूर्व पीएम बाहर आती हैं। एनके सिंह उन्हें अरेस्ट वारंट पढ़कर सुनाते हैं। तब वो कहती हैं हथकड़ी कहाँ है, मैं बिना हथकड़ी के कहीं नहीं जाऊंगी। पुलिस ने उन्हें काफी समझाया, हम आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते। इतने में इंदिरा गांधी के वकील वहां पहुंच गए और उन्होंने एनके सिंह को घेर लिया और एफआईआर की कॉपी मांगी, लेकिन एनके सिंह ने उन्हें कॉपी नहीं दी। हथकड़ी को लेकर बहस करीब 7:30 बजे तक चली। अब तक इंदिरा गांधी के घर के बाहर कांग्रेस समर्थकों की भीड़ लग चुकी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी को आपदा में अवसर बनाने का प्लान बना लिया। वो 3 बार अपने बेडरूम से बाहर निकली, लेकिन वापस अंदर चली गई, क्योंकि नारे अब भी उतने तेज नहीं थे। आखिरकार 8 बजे इंदिरा गांधी बाहर आती हैं और पुलिस वैन में आकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद वो उसी वैन से ऊपर खड़ी हो जाती हैं और नारे इतने तेज हो जाते हैं मानो ये रायबरेली में होने वाले उनके चुनाव की रैली हो। उन्होंने भीड़ और मीडिया को संबोधित किया और अपनी पूरी गिरफ्तारी को राजनीतिक अवसर के रूप में बदल दिया। और करीब 8:30 बजे जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था तो कुछ कांग्रेसी गाड़ी के आगे आकर लेट गए, लेकिन पुलिस ने जैसे ही रफ्तार बढ़ाई वो वहां से उठ गए। अब जैसे ही पुलिस की वैन निकली, उनके पीछे संजय गांधी की मेटाडोर राजीव गांधी गाड़ी और कांग्रेस का बड़ा काफिला भी चलने लगा। उन्हें फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में ले जाया जा रहा था, मगर तभी एक हैरान करने वाला किस्सा हुआ। दरअसल पुलिस वैन ने जैसे ही फरीदाबाद की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी, तभी रास्ते में एक रेलवे फाटक आया, जहाँ से 2 ट्रेनें गुजर रही थी, इसलिए पुलिस को रुकना पड़ा। तभी इंदिरा गांधी अचानक गाड़ी से उतर गयी और पास बने एक चबूतरे पर बैठ गयी, इस जिद में कि मैं दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगी। इधर पीछे से आ रहे इंदिरा गांधी के वकीलों ने भी पुलिस को घेर लिया और कहा कि आप कोर्ट के ऑर्डर के बिना इंदिरा गांधी को दूसरे राज्य यानी हरियाणा नहीं ले जा सकते। सीबीआई के अधिकारियों ने ये बात मानी और गाड़ी को वापस घुमाकर उन्हें दिल्ली के किंग्सवे कैंप लाया गया, जहां सैकड़ों कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। और यहाँ इंदिरा गांधी अकेले नहीं रुकी, बल्कि उनके साथ निर्मला देशपांडे भी जबरन
आ ही गई, ये कहते हुए कि वो उनका ध्यान रखेंगी। इस वक्त निजी सहायक रखना कानूनी रूप से संभव नहीं था, उल्लंघन था, लेकिन इंदिरा गांधी ठहरी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें गिरफ्तार करना ही बड़ी बात थी। अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया गया। तब तक उनकी गिरफ्तारी की बात पूरे देश में फैल चुकी थी और कांग्रेस के हजारों समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। इंदिरा गांधी के वहां पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और नियंत्रण के लिए पुलिस को टीयर गैस भी छोड़नी पड़ी। अदालत में कदम रखते इंदिरा गांधी के वकीलों ने दलीलें पेश करना शुरू कर दिया और कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सिर्फ 1.5 मिनट में उन्हें इंदिरा गांधी को बरी कर दिया गया। इसी तरह अरेस्ट होने के 17 घंटे में इंदिरा गांधी रिहा हो गई थी और उन्होंने कोर्ट के बाहर खड़े रहकर अपना भाषण देते हुए एक तरह से राजनीति में कमबैक ही कर लिया, क्योंकि इसी घटना के बाद इंदिरा गांधी के समर्थकों की लहर उठना शुरू हो गई थी, जो 1980 आते आते इतनी ताकतवर हो गई कि एक बार फिर इंदिरा गांधी ने चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलवाई और बहुमती के साथ अपनी सरकार बना ली। यानी ये कह सकते हैं कि जनता पार्टी का ये दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया। मित्रों, जब इंदिरा गांधी की बात हो रही है तो हम उनके यादगार भाषणों को याद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से भारत को लेकर ये कहा था, भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। हम वर्दी नहीं पहनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं उनका हम आदर करते हैं और उन पर हमारा गौरव है, लेकिन हम उनसे कम सिपाही नहीं हैं इस भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में। तो फिर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम एक हों, हम मजबूत हों, हम जिंदा दिल से और हंसते हुए, खुशी से, कष्ट को सहते हुए हम आगे बढ़े, इस सुंदर देश को और सुंदर बनाएं। उनकी बात सुनकर हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं उन्होंने धर्म के बल पर देश को बांटने वालों को लेकर ये कहा, जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। जबकि राष्ट्रीय एकता को लेकर उनके ये विचार थे, आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं, उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। वहीं उन्होंने देशवासियों को भारत माता का सर झुके ऐसा काम न करने के लिए कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनकही अनसुनी कहानी और उनकी स्पीच कैसी लगी, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसी रोचक किस्से, कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर